जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की 133वीं जयंती को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि हमें पता है, डॉक्टर अंबेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, शिक्षाविद, महान अर्थशास्त्री, न्यायविद, कानूनविद, बहुभाषाविद, धर्म दर्शन के विद्वान, मानवाधिकार के चैंपियन, महिला अधिकारों के सजग प्रहरी, आधुनिक भारत के शिल्पकार व निर्माता, दक्षिण एशिया के प्रथम अर्थशास्त्र में पीएचडी, भारतीय संविधान निर्माता और एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में अस्पृश्यता, सामाजिक असमानता के उन्मूलन के साथ साथ समता, बंधुत्वता व भारत की अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे सच्चे राष्ट्रभक्त व वीर सपूत को कोटि कोटि नमन करते हैं। यदि हम इनके जीवन परिचय की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 के दिन इंदौर की महू छावनी में सूबेदार रामजी सकपाल और माता भीमाबाई के घर भीमराव का जन्म हुआ था। वे 12वीं तक की पढ़ाई भारत में करने के बाद उन्होंने अपनी समस्त उच्च शिक्षा, जो कि 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की थी, विश्व के नामी व प्रख्यात विश्वविद्यालयों से अर्जित की। 15 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने में से एक दिन पहले अंबेडकर ने जोरदार तर्क दिया कि भारत को एक सामाजिक लोकतंत्र बनाने का प्रयास करना चाहिए, न कि केवल एक राजनीतिक लोकतंत्र। उन्होंने कहा, सामाजिक लोकतंत्र जीवन का एक तरीका है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उन्हें अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा। वही अगर इसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे निकले तो संविधान अच्छा साबित होगा। भारतीय संविधान व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला की गारंटी और सुरक्षा देता है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और सभी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करना शामिल है। अंबेडकर उन मंत्रियों में से एक थे जिन्होंने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया व जीवन पर्यंत संघर्ष किया। महिला शिक्षा, सुरक्षा, आरक्षण व अधिकारों के लिए उन्होंने संविधान में कई अध्याय जोड़े जो आज महिला सशक्तिकरण में मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण एशिया के भारतीय थे, जिन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर जोर दिया। अंबेडकर ने बुनियादी सुविधाओं के रूप में शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं पर जोर देते हुए राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की। इनकी डीएससी थीसिस रुपये की समस्या
इसकी उत्पत्ति और समाधान, जो कि 1923 में सबमिट हुई थी, रुपये के मूल्य में गिरावट के कारणों की जांच करती है। इस शोध प्रबंध में उन्होंने संशोधित रूप में स्वर्ण मानक के पक्ष में तर्क दिया और कीन्स द्वारा अपने ग्रंथ भारतीय मुद्रा और वित्त, जो कि 1909 में आई थी, समर्थित स्वर्ण विनिमय मानक का विरोध करते हुए दावा किया कि यह कम स्थिर था। उन्होंने रुपये के सभी आगे के सिक्कों को रोकने और सोने के सिक्के की ढलाई का समर्थन किया। उन्होंने अपनी पीएचडी शोध प्रबंध एंड इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया में राजस्व का भी विश्लेषण किया। इस कार्य में उन्होंने भारत में वित्त प्रबंधन के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रणालियों का विश्लेषण किया। वित्त पर उनके विचार थे कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके व्यय में वफादारी, बुद्धिमत्ता और मितव्ययता हो। वफादारी का अर्थ है कि सरकारों को पहले स्थान पर पैसा खर्च करने के मूल इरादों के लिए जितना संभव हो सके पैसे का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि का अर्थ है इसका उपयोग जनता की भलाई के लिए यथासंभव किया जाना चाहिए। और अर्थव्यवस्था का अर्थ है धन का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि उनसे अधिकतम मूल्य निकाला जा सके। अम्बेडकर के कई विचारों में ऑस्ट्रेलियाई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गहरी रुचि झलकती है। अम्बेडकर के विचार कार्ल मेंजर, लुडविग वान वीज, फ्रेडरिक हायेक और विलियम ग्राहम स्मिथ के विचारों के करीब थे। अम्बेडकर का मुक्त बैंकिंग का सिद्धांत मेंजर के काम और गोपाल कृष्ण गोखले के वित्त और धन पर ग्रंथ पर आधारित था। पैसे की अलग अलग गुणवत्ता को अलग करने के बारे में अम्बेडकर का दृष्टिकोण मेंजर के पैसे की बिक्री क्षमता के विचार से प्रभावित था, जो मेंजर के लेख ऑन द ओरिजिन ऑफ मनी के में पाया जाता है। मुक्त बैंकिंग के लिए अम्बेडकर की सिफारिशों को रॉयल कमीशन और भारत सरकार दोनों ने नज़रअंदाज कर दिया। अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास में अम्बेडकर ने लिखा, पूरे भारत के लिए एक केंद्रीय सरकार के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके पास इसके तहत विभिन्न प्रांतों में प्रचलित सभी विभिन्न स्थितियों का ज्ञान और अनुभव है। इसलिए यह आवश्यक रूप से प्रांतीय प्रशासन के मामलों में निपटने के लिए अंतरिम सरकारों की तुलना में कम सक्षम प्राधिकारी बन जाता है। अम्बेडकर की एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और 1925 और 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री थे। जब वे एक राजनीतिक नेता बन गए, उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त, दूसरा पुस्तक ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, तीसरा पुस्तक है रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक उच्च व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक राष्ट्रीय नेता थे। उन्हें मात्र दलित नेता कहना उनकी बुद्धिमत्ता, जन आंदोलनों, सरकार में उनकी भूमिका के साथ न्याय नहीं होगा।
युगों पुरानी जाति आधारित अन्यायपूर्ण और भेदभावकारी समाज में सामाजिक समानता और सांस्कृतिक एकता के जरिए लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का इनका व्यापक दृष्टिकोण जग जाहिर है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों में के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान विश्व का सबसे अधिक व्यापक और विशाल संविधान है। उन्होंने इसमें विभिन्न प्रशासनिक विवरणों को शामिल किया है। बाबा साहब ने इसका बचाव करते हुए कहा कि हमने पारंपरिक समाज में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना बनाई है। यदि सभी विवरण शामिल नहीं होंगे तो भविष्य में नेता तकनीकी रूप से संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। इससे पता चलता है कि वह जानते थे कि संविधान लागू होने के बाद भारत को किन व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम लोकतांत्रिक मूल्य की बात करते हैं तो उन्होंने लोकतंत्र पर पूरा भरोसा उन्होंने लोकतंत्र पर दिखाया। उनका मानना था कि जो तानाशाही त्वरित परिणाम दे सकती है वह सरकार का मान्य रूप नहीं हो सकता है। लोकतंत्र श्रेष्ठ है क्योंकि यह स्वतंत्रता में अभिवृद्धि करता है। उन्होंने लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का समर्थन किया जो कि अन्य देशों के मार्गदर्शकों के साथ संरेखित होता है। उन्होंने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया, अर्थात लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी है। इसके लिए लोकतंत्र को समाज की सामाजिक परिस्थितियों में व्यापक बदलाव लाना होगा, अन्यथा राजनीतिक लोकतंत्र यानी एक व्यक्ति एक वोट की विचारधारा गायब हो जाएगी। केवल एक लोकतांत्रिक समाज में ही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना से उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब तक भारतीय समाज में जाति की बाधाएं मौजूद रहेंगी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र के आधार के रूप में बंधुत्व और समानता की भावना पर ध्यान केंद्रित किया। सामाजिक आयाम के साथ साथ अम्बेडकर ने आर्थिक आयाम पर भी ध्यान केंद्रित किया। वे उदारवाद और संसदीय लोकतंत्र से प्रभावित थे तथा उन्होंने इसे सीमित पाया। उनके अनुसार संसदीय लोकतंत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानता को नज़रअंदाज किया। यह केवल स्वतंत्रता पर केंद्रित होती है जबकि लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता दोनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। वर्तमान समय में अम्बेडकर जी क्यों प्रासंगिक हैं, इनकी प्रासंगिकता क्या है। भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है जबकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है और अपने स्वयं के राजनीतिक दलों का गठन किया है। किंतु सामाजिक आयामों जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा है तथा आर्थिक आयामों का अभी भी अभाव है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीति के सांप्रदायिकरण का उदय हुआ है। यह आवश्यक है कि
संवैधानिक नैतिकता की अम्बेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में अस्थायी क्षति से बचाने के लिए धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया जाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता आदि जैसी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अम्बेडकर की भावना को खोजने की ज़रूरत है ताकि हम इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सकें। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम। नमस्कार।